दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। और यार, अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उनको देख सकते हो। और अगर आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी तक और यार आपकी साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए तो आपको उनकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आपको जैसे ठीक लगे आप देख लें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। कल हमने एंड किया था आप सभी के साथ यहाँ पे और इस टेबल को भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो आज हम स्टडी करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, यानी कि जो हमारा संविधान है उसके हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कहता है बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर द सेवरल डिकेड्स। कि भाई जैसे ही हमारी शुरुआत हुई 20वीं शताब्दी की, आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रोल यहाँ पे प्ले किया और काफ़ी सारा लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया हमारी आज़ादी पाने के लिए। ये सभी हमने डिस्कस कर चुके हैं आपकी हिस्ट्री के अंदर, तो हम उसको अब आगे नहीं बताएंगे। ठीक है, फिर बोलते हैं ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अभी हमें बताते हैं कि भाई इस फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ जो हमारी आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे वो इस बात को भी अपने माइंड के अंदर सोच रहे थे कि भाई जब ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, कैसा होना चाहिए। फिर बताते हैं अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। और यहाँ पे जब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे तो यार जो भी वो लोग रूल यहाँ पे बनाते थे उनको वो सभी को वो रूल यहाँ पे मानने पड़ते थे मजबूरी के अंदर, जिनके अंदर उनका बनाने के अंदर रोल बहुत थोड़ा रहता था। फिर बताते हैं द लॉन्ग experience of the authoritarian rules under the colonial state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। कि यहाँ पे भाई बहुत सारे लोगों की ये मत थे कि भाई जब हमारा इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो हम अपने भारत को एक डेमोक्रेटिक देश यहाँ पे बनाएंगे जिसमें लोगों के पास ही पावर होगी और वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे कि हमारा लीडर कौन होना चाहिए। ठीक है, फिर बताते हैं व्हाट रिमेन टू बी डन that was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India, the rules that would be and determine its functioning. This was done not by one person but by a group around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946। अब यार यहाँ पे उनके सामने वही एक डेमोक्रेटिक देश को सेटअप करना था, रूल रेगुलेशंस बनाने थे और ये देखना था कि भाई जो हमारा देश है वो कैसे चलेगा। तो ये काम यार एक इंसान तो नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे जो हमारा था 300 लोगों का ग्रुप था जिसको हम बोलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि आपकी 1946 के अंदर आपके यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया आपके इस चैप्टर के अंदर। और फिर इन लोगों ने हमारे संविधान को यहाँ पे बनाया। ठीक है, फिर बोलते हैं हु मेट पीरियोडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई ये यहाँ समय समय पर मिलते थे, जो भी टाइम फिक्स करते थे उस पर, और वहाँ पे जब मीटिंग होती थी तो यहाँ पे हर बार ये कुछ रूल्स को ऐड करते थे, कुछ को डिलीट करते थे और कुछ को एडिट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद आप इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए और उसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं देयर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर constitution was discussed in great detail and there was a sincere effort to compromise and reach an agreement through consensus. The above photo shows Sardar Vallabhbhai Patel, a prominent member of the Constituent Assembly। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे संविधान जब बन रहा था उस टाइम पे। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि 300 लोगों का ग्रुप था, ये साथ में इकट्ठे मिलकर बात करते थे, हर एक रूल के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक डिस्कस करते थे, उसके बाद ही उसको यहाँ पे लिखते थे। यानी कि ये नहीं सिर्फ कोई भी रूल लेके आ गया उसको यहाँ पे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया इन लोगों ने, मतलब कि उसको ऊपर बहुत सारी डिबेट की, सोचा समझा फिर जाके उसको लिखा। ठीक है, उसके बाद बोलता है वह आपको आगे दीज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct cultures. Also, when the constitution was being written, India was going through the considerable turmoil, the partition of the country into India and Pakistan that was
imminent, some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of the people appears डिसमल। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जिस टाइम पे ये लोग हमारे भारत के संविधान को बना रहे थे वो टाइम काफ़ी टफ टाइम यहाँ पे कहा जाता है हमारे इंडिया के अंदर के लिए। अब एक बार सोच के देखो कि हमारे देश को यहाँ पे अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है। अब वो ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, उनके जाते के साथ में हमारा जो भारत है, आपको पता है कि भाई भारत और पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे डिवाइड होने लगा। अब यहाँ पे ये वाला आपका मानो पाकिस्तान बन गया, इस पूरे राउंड को अगर हम इंडिया मानते हैं तो, और इसको मानो हमारा इंडिया बन गया। तो साथ में यार इसके साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और यार और भी बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। तो उन सभी की अलग अलग मत हैं। अब कभी उनके बीच में फ़ाइट ना हो जाए, कभी उनके बीच में लड़ाई ना हो जाए, उस बात का भी ध्यान रखना। और साथ में उस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि भाई जब अंग्रेज भारत के अंदर से गए थे तो हमारा देश कितना गरीब था उस टाइम पे, और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी कितनी वीक थी, उनके बारे में भी सोचना। और यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसी प्रिंसली स्टेट्स भी थी जिन्होंने ना तो यहाँ पे इंडिया को ज्वाइन किया था ना पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। उनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। तो यार जो वो वाली थी उनके बाद उनको मतलब कि यहाँ पे कन्विंस करना है कि आप इंडिया के अंदर आओ, तो मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे साथ में चल रही थी आपकी। फिर बताते हैं all these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they draft the Indian Constitution। कि भाई जब वो हमारे संविधान को बना रहे थे तो ये सारी बातें उनके दिमाग में यहाँ पे घूम रही थी। They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflect a respect and maintaining diversity with preserving national unity। कि भाई उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हमारा संविधान इन लोगों ने बनाया। और ये हमारा संविधान यहाँ पे क्या करता है कि भाई जो लोग अलग अलग कल्चर के हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, उन सभी को मतलब कि एक देश की भावना के अंदर बांधे रखता है और वो यहाँ पे अपने धर्म के अंदर भी आज़ादी से रह सकते हैं, अपने धर्म की जो भी उनकी चीज़ें उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फिर बताता है दी फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरोडिंग पॉवर्टी through socio-economic reforms as well as emphasize the crucial role that the people can play in choosing their representative। और यहाँ पे भाई जो हमारे देश जो गरीब है उससे बाहर कैसे आएगा उसको रिलेटेड भी यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे राइट्स इन लोगों ने बनाए। साथ में यार लोगों को ये अधिकार भी दिया गया है कि भाई आप जिसको चाहोगे आपका लीडर वही बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आप सभी को कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई जो ये आपके डॉक्टर अंबेडकर हैं इसको हम फादर बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि भारतीय संविधान का। इनकी पिक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो आपको इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट his participations in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguard in draft constitution, but he also stated that although the law might exist, scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of the caste Hindu officers। He therefore urged scheduled caste to join the government as well as the civil services। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बताता है कि भाई जो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे इनका ये मानना था कि भाई जो हमारा संविधान है इसके अंदर जो आपकी SC कास्ट के लोग होते हैं, ST कास्ट के लोग होते हैं, इनके लिए भी यार जगह यहाँ पे होनी चाहिए, इन लोगों को भी अधिकार यहाँ पे मिलना चाहिए। उसी के साथ में यार इनका ये मानना भी था कि भाई अगर हम इनको अधिकार नहीं देंगे तो सारी जो पावर है वो हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में रह जाएगी, तो आगे ये लोग और दबाए जाएंगे। हाँ, लेकिन इससे यार ये गैप तो ख़त्म नहीं होगा हमारे समाज के अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से यार जो आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यहाँ पे जगह देने की कोशिश की डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानते हुए। अब यार यहाँ पे आगे आप सभी को बताता है लिस्ट बिलो आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस व्हाइल रीडिंग दिस कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि अब हम नीचे आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाले हैं हमारे संविधान के जो आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो सब। तो यार आप उन सभी को पढ़ते टाइम अपने माइंड में कुछ बातें याद रखना कि भाई जो हमारा संविधान है उसको सभी के साथ में मतलब कि बहुत सारे जो अलग अलग धर्म के लोग हैं सभी को साथ में लेना है, यूनिटी यानी कि एकता बना के रखनी है। जो समाज के अंदर हमारी गरीबी थी और जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, हमारा जो समाज था उसको ऊपर लेके जाना है, और साथ में और भी बहुत सारी बातें जो यहाँ पे आपको ऑथर्स बताएंगे, ठीक है।
फिर कहता है ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वेज इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दिस कंसर्न्स विद देयर कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंट इंडिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी। और फिर साथ में आप ये बात भी जानने की कोशिश करना कि ये लोग आपको क्या कमिटमेंट दे रहे हैं और कैसे ये अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हम एक आज़ाद इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका रूल आता है वो है आपका फेडरलिज्म। अब बहुत बार आपके माइंड में आता भी होगा कि फेडरलिज्म आखिरकार होता है क्या, तो चलो अब आपको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बताता है दिस रेफर टू दी एग्जिस्टेंसी ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन दी कंट्री। कि भाई फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भाई आपकी एक टाइम पे देश के अंदर एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल्स का होना। इन इंडिया वी हैव, एक मिनट, हाँ मैं आपको बता देता हूँ यार, आप अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना अभी के लिए उसको समझो, फिर सारा जब हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है ना। तो अब साथ में पढ़ो मेरे। फिर कहते हैं इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर लेवल। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6th book. We looked at the function of the state government in your classes 7th book, and this year we will read more about the central government. फिर बताता है दी वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that not involved only in person sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area. While each state in India enjoying autonomy in exercising power on certain issues, several subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. The constitution contains list that details issues that each tier of the government can make laws on. In addition, the constitutions also specifies where each tier of government can get the money from the work that it does. Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw its authority from the constitutions as well. All persons in India are governed by the laws and policies made by these two levels of गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बेसिकली आप सभी को बताता है कि भाई देखो यार, सबसे पहले जो हमारा संविधान है वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म होगा। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, चलो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई जो हमारा इंडिया है ना, हमारे इंडिया के अंदर कोई एक गवर्नमेंट नहीं होगी। हमारी जो गवर्नमेंट होगी यानी सरकार होगी, उसके अलग अलग लेवल्स होंगे। जैसे कि भाई इस तरीके के लेवल्स, सबसे पहला आप ये लगा लो आपकी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि मैंने आपको 6th क्लास के अंदर भी आपको समझाया था, जो आपकी बुक थी आपके पंचायती राज के बारे में, उसको भी हम थर्ड लेवल की मान लेते हैं, लेकिन यार हमारे संविधान के अंदर सिर्फ ये दो ही अभी तक कंसीडर की जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी पंचायती राज थी इसके अंदर, इसके बारे में मैंने आपको 6th क्लास के अंदर बताया था। अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में तो जाओ, हमारी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर। 6th क्लास की बुक्स के अंदर से आप सिर्फ पंचायती राज वाला जो चैप्टर है उसको एक बार स्टडी कर लो, आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर यार यहाँ पे बताते हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखो यार, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी ना, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको 7th क्लास की बुक के अंदर बताई थी, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। और वहाँ पे आपको मतलब कि कुछ डेडिकेटेड चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनको एक बार देखना है, तो उससे आपका बेस बन जाएगा। अगर आपका बेस नहीं बना हुआ है तो, और बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपकी कुछ लिस्ट होती हैं, जैसे कि मैंने जिनके बारे में आपको आपकी इसी क्लास की हिस्ट्री प्लेलिस्ट की मेरे ख्याल से लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था, ठीक है ना। आपकी कंकरेंट लिस्ट मेरे ख्याल से याद आया आपको, कुछ मैंने हिंट दिया था। तो उन तीनों लिस्ट के अंदर काम डिवाइड होते हैं आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के। फिर यहाँ पे बताता है कि भाई कौन सी गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से वो गवर्नमेंट लगाएगी, ये सभी काम भी आपका संविधान ही उनको बताता है। अब यार ये नहीं कर सकते कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दबा दे, क्योंकि इन दोनों के पास पावर कहाँ से आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, हमारे संविधान के पास से आती है। अब यहाँ पे बताती है कि भाई बहुत सारे लॉज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी काम होता है कि भाई उसका साथ दे और उन लॉज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे। अब यार आपके माइंड में आया होगा कि भाई फिर तो सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर लेती, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए माय फ्रेंड्स, एक बार सोच के देखो आप कि भाई आपका इतना बड़ा इंडिया, देखो यार ड्रॉ करता हूँ, देखो इतना बड़ा इंडिया लगा लो आप, ये पूरा सर्कल है ना, ये आपका इंडिया है। अब यार इसके ऊपर आपका मानो सेंटर में यहाँ पे नई दिल्ली के अंदर बैठी है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि लॉ बनाती है। अब यार यहाँ पे क्या सीन चल रहा है
किसको क्या पता, अब यहाँ पे क्या चल रहा है किसको क्या पता, ये तो यहाँ पे बैठ के लॉ बना रही है ना। तो इसलिए जो आपका है ना फेडरलिज्म की वजह से ही आपके अलग अलग स्टेट्स के अंदर बटा हुआ, आपको पता है हमारा इंडिया अब अलग अलग स्टेट्स के अंदर बटा हुआ है। तो यार अब यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, हम मानो मैं बात करता हूँ इस वाले एरिया की, अब यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से समझती है, वो उनको समझती है। तो वो किसको रिपोर्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको अच्छे से समझ पाएगी, दोनों समझ के यहाँ पे अच्छे से लॉ बना पाएंगे और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये सिस्टम यहाँ पे इस तरीके से वर्क करता है। तो मे बी अब आपका यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से फेडरलिज्म को लेके, और ये आपका टॉपिक क्लियर भी होना चाहिए। चलो अब आपको आगे बताते हैं इस वाली पिक्चर के बारे में और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, श्री A.K. Iyer, a member, remarked that this was done with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule, and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of the common man। उसके बाद यार यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है कि भाई देखो यार, ये जो पिक्चर है ये है आपकी इलेक्शन बूथ की, जो कि उस टाइम के ऊपर लोग ऐसे आपकी वोट डालने यहाँ पे जाया करते थे। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये लोग आपकी वोट डालने ऐसे लाइन में लग के जा रहे हैं। अब यहाँ पे बताता है कि भाई हमारा जो संविधान है ना, उसने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका वोट डालने का अधिकार, यानी कि जिसकी एज हो चुकी है आपकी टीन एज से ऊपर, वो वोट डाल सकता है। मतलब कि जो भी एज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पे फिक्स कर रखी है इन लोगों ने, उससे ऊपर जिसकी एज है वो सभी लोग वोट डाल देते हैं, वो डाल सकते हैं। अब यार इन लोगों का ये कहना था कि भाई जब लोगों के पास यार उनके पास सभी लोग वोट डाल पाएंगे, यानी कि भाई अमीर भी डाल पाएगा, गरीब भी डाल पाएगा, जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो भी डाल पाएगा, इस धर्म का लोग भी डाल पाएगा, उस धर्म का लोग भी वोट डाल पाएगा। तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली ये बात आई कि भाई हमारे पास सबके पास एक ही वोट है और उस एक वोट की एक ही वैल्यू है। तो इससे लोगों के अंदर मतलब कि एकता की भावना जागृत होगी कि भाई हम सभी लोग एक तरीके से एक ही हैं, ठीक है। तो ये बात भी मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो ये पिक्चर आपको यही दिखाना चाहती थी बस। उसके बाद यार हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा की फीचर आता है हमारे संविधान का, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला फीचर कौन सा, फटाफट से बताओ मेरे को कमेंट करके, वो है आपका फेडरलिज्म। सेकंड वाला कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सभी को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बारे में आपको बताते हैं। कहते हैं द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। योर क्लास 7th book begins with a story of Kanta, who was standing in a line to vote during an elections. The Constitution of India guarantees universal adult franchise for all citizens. When they are making the constitutions, the member of the Constituent Assembly felt that the freedom struggles had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. The means that the people of India have a direct role in electing their representative. Also, every citizens of the country, irrespective of his her social backgrounds, can also consent in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in unit 2 of this book, ठीक है। अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं बेसिकली, देखो यार मतलब कि जो ये टॉपिक था ना, इससे रिलेटेड आपको कम बातें बताई। देखिए यहाँ पे बताता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई जो आपकी यहाँ पे पार्लियामेंट है ना दिल्ली के अंदर, हमारी इस टाइप की फॉर्म की आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे रहने वाली है। मैं आप सभी को बताता है कि भाई आप याद करो, आपकी 7th क्लास की बुक हमने स्टार्ट की थी आपकी कांता की एक स्टोरी से। मे भी आप सभी को स्टोरी याद होनी चाहिए। वो वोट डालने जाती है, उसका बच्चा बीमार होता है। तो आई कुछ स्टोरी याद आपको? अगर नहीं आई तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो एक बार स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत देख लेना, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपकी 7th क्लास की। तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ज़्यादा मतलब ज़रूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो तो एक बार देख लेना, 2 मिनट लगती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके साथ में बताता है कि भाई जो कांता की स्टोरी हमने डिस्कस की थी, उसके बाद वहाँ पे वो वोट डालने के लिए जाती है। तो जब इन लोगों ने सभी लोगों को यहाँ पे वोट डालने का अधिकार दिया, तो इनके मन में यही बात थी कि भाई लोग आज़ाद हुए हैं, लोग इतने कैपेबल हैं कि हम सभी को वोट डालने का अधिकार दे सकते हैं और लोग अपने लीडर को अब खुद से चुन सकते हैं। और अगर लोग सारे लोग मतलब कि सारी धर्मों के लोग, सभी के पास एक ही वोट, एक ही अधिकार, जो मैंने आपको भी पीछे बताया है कि भाई अगर वो सारे लोगों के पास सेम चीज़ होगी और सारे लोग वोट डालने जाएंगे, तो उनके अंदर जो भावना है समानता की, वो और ज़्यादा निखर के यहाँ पे सामने आ पाएगी और ज़्यादा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। इस वजह से यार सभी लोगों के मन में मतलब कि जो ये
हमारे समाज की ऊंच नीच बनी हुई है ये थोड़ी कम हो जाएगी और मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा कमी भी हमें देखने को मिल सकती है और काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में हम ज़्यादा जानने वाले हैं आपकी इसी बुक की जो यूनिट 2 आएगी ना उसके अंदर, ठीक है। तो यार आज वाले पार्ट के अंदर मैं इतना ही रखता हूँ, वरना ज़्यादा मतलब नहीं करता, वरना आप पजल हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लाइटली समझने की चीज़ है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आपके माइंड में सही से क्लियर होगा, और अगर एकदम से सारा करने की कोशिश करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आज बेसिकली मैंने 2 पॉइंट आपको सबसे मेन बताए, एक तो बताया आपका फेडरलिज्म और दूसरा बताया आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने आपको इलेक्शन के बारे में बताया, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि भाई जो आपकी पावर होती है ना वो ऐसे दो के बीच में डिवाइड होती है। दो कौन से होते हैं, आपकी जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ये दोनों यहाँ पे वर्क करती हैं। ये आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यार बाकी इसी के साथ अपने चैप्टर को तो मैं मतलब कि चैप्टर को तो नहीं, सॉरी, आज के पार्ट को यहाँ पे एंड करता हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना इसको बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए, ठीक है। तो यार बाय बाय।